अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स का और केमिस्ट्री बायोलॉजी सेकेंड ईयर का जो कोर्स है वो अपडेट हो चुका है इस साल। तो हम आपके लिए फ़िज़िक्स की एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिस सीरीज़ में हम फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर फ़िज़िक्स के लास्ट चैप्टर तक सारे के सारे चैप्टर्स को, उसमें मौजूद हर टॉपिक को और पढ़ेंगे। एक इस फॉर्म में पढ़ेंगे कि जो जितने भी पैराग्राफ्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको हम सब डिवाइड करेंगे, उनमें हेडिंग्स बनाएंगे और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में आप हाईलाइट करवाया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1, जो कि एक्चुअली में चैप्टर नंबर 13 है, थर्मल फ़िज़िक्स। उसको उसका जो पहला टॉपिक ब्राउनियन मोशन, और उससे पहले जो इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। जैसे इस चैप्टर का नाम है थर्मल फिज़िक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये डेफिनेशन आपको उसी इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ में भी मिल जाएगी। डेफिनेशन क्या है थर्मल फिज़िक्स की? थर्मल फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, टेम्परेचर, वर्क एंड एनर्जी। सो थर्मल फिज़िक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हीट, टेम्परेचर, वर्क और एनर्जी में और के दरमियान जो ताल्लुक़ को स्टडी करती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा कोई भी सिस्टम है, बाय द वे आपके पास एक कंटेनर है जिसमें गैस को इनक्लोज़ किया गया है, तो आप ये देखेंगे, आप ये और उसके ऊपर आपने पिस्टन लगाया है, तो आप ये देखोगे कि जब आप उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे तो उनके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, जिसके नतीजे में इनका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो पिस्टन है अपवर्ड मूव करेगा, तो इस तरह से वो जो हीट इस सिस्टम को मिली थी वो वर्क में चेंज हो गई है। ये जो रिलेशनशिप है हीट का और हीट ट्रांसफ़र का, एनर्जी का, वर्क का, इसी रिलेशनशिप को स्टडी करना थर्मल फिज़िक्स कहलाता है। थर्मल फिज़िक्स एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से हीट कन्वर्ट होती है वर्क के अंदर, और किस तरह से हीट जो है वो एक फॉर्म से, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है। थर्मल फिज़िक्स के बारे में इसका जो बैकग्राउंड है वो थर्मोडायनामिक्स, आपने फिज़िक्स क्लास 11 में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6 था। और थर्मोडायनामिक्स में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है। जैसे कि आप जानते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायनामिक्स ये बताता है कि किस तरह से जो एनर्जी है उसे ना तो बनाया जा सकता है, ना उसे ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ उसे एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता था कि किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती है, वक्त के साथ क्योस बढ़ता है। इन्हीं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिस के ऊपर आप इस थर्मल फिज़िक्स को पढ़ोगे। अगर हम गौर करें तो ये तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, ये आपको बताते थे कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जैसे एंट्रोप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता था कि एनर्जी जो है वो किसी भी एक यानी हायर से लोअर ही, ज़्यादा हीट वाले एरिया से लो टेम्परेचर वाले एरिया से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में मुंतकिल होगी, और किस तरह से हीट वर्क में चेंज होती है, या फिर हाउ सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग, किस तरह से सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी को चेंज करता है, और किन कंडीशंस में जो यूज़फुल वर्क है उसे परफॉर्म किया जा सकता है। और इसी इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ में सिस्टम की डेफिनेशन भी मौजूद है। सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है? तो सिस्टम इज़ एनी ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग स्टडीड। मीन्स के आपने एक बॉटल में पानी लिया या एक बीकर में पानी लिया, और आप उस पानी का टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो नेचर है, आप उसको स्टडी कर रहे हो, तो वो जो बीकर के अंदर पड़ा हुआ पानी है वो एक सिस्टम कहलाएगा। सिमिलरली आपने एक कंटेनर में गैस ली है और आप उस गैस के प्रेशर को, उसके वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हो, उसके नेचर को स्टडी कर रहे हो, तो दिस वन इज़ नाउन एज, तो वो जो गैस उस सिलेंडर में इनक्लोज्ड है वो आपका सिस्टम कहलाएगा। और अदर देन सिस्टम हर चीज़ को सराउंडिंग कहा जाता है। सिस्टम कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसे स्टडी किया जाता है, और किसी भी सिलेंडर, जैसे कि एग्जांपल गैस इनसाइड अ सिलेंडर या वाटर इन अ बीकर। इसके नीचे हमने सराउंडिंग की डेफिनेशन भी अलग से लिखी है कि एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। इसी इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ में इनकी सिस्टम की दो टाइप्स बताई गई हैं। तो उसमें पहला हम सीधे कर लेते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम दरअसल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हों, जैसे कि आपने 1 मोल गैस या 2 मोल गैस या फिर हाफ मोल गैस जो है वो एक सिलेंडर में लिए,
और आप उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, तो ये सिस्टम जो है वो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा है कि यूजुअली नंबर ऑफ पार्टिकल इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो इट मीन्स दैट ये नहीं है इसका मतलब कि एग्जैक्टली 1 मोल ही होना चाहिए, या तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और यूजुअली हाफ मोल, 1/2 मोल, या फिर 0.25 मोल। तो ये भी एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और और अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, या फिर आप इंडिविजुअली सिर्फ एक एटम को, एक मॉलिक्यूल को, या फ्यू मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हो, तो वो एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहलाएगा। जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, जैसे टेम्परेचर। अब आपके पास एक गैस है और आपने उसे सिलेंडर में स्टोर किया है, तो जाहिर सी बात है उसका कोई वॉल्यूम होगा। वो जब सिलेंडर की दीवारों के साथ टकराएगी तो प्रेशर जनरेट करेंगी, इस तरह उनकी एक डेंसिटी होगी। और वो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होंगे, तो रैंडम मोशन की वजह से हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स की ये जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वही उसका टेम्परेचर कहलाता है। So these properties can be measured directly without observing individual particles। अब हमें अगर किसी गैस का वॉल्यूम चाहिए, तो हम उसके लिए हर इंडिविजुअल एटम को अलग अलग नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल उस पूरी गैस का वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम उसका प्रेशर डिटरमाइन करते हैं। हमें अलग अलग से हर एटम का इंडिविजुअल जो मोशन है उसे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी एग्जांपल एयर इनसाइड अ बलून या वाटर इन अ बॉटल। सिमिलरली इसी तरह माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल या चंद पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हो। सो आप इसकी एग्जांपल में रख सकते हैं कि अपने चंद फ्यू पार्टिकल्स को आप स्टडी कर रहे हो। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, प्रॉपर्टीज़ में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल एटम को स्टडी कर रहे हो तो उसकी मोशन को आपको आप उस एटम की मोशन को देखोगे, तो अगर वो मूव कर रहा है तो इट मीन्स उसके काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास मोमेंटम है, वो उसके पास वेलोसिटी है। और आप एक पार्टिकल को स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसकी पोजीशन को भी स्टडी करोगे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी आपको हर अलग अलग एटम की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आप एक छोटे से सिस्टम को या सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हो। इट मीन्स डैट कि आप उनमें क्या स्टडी करोगे, उनके उसके काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करोगे या उसके मोमेंटम को स्टडी करोगे। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आप कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते या उन्हें आप स्टडी नहीं कर सकते जब तक आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को स्टडी ना कर लो। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में डिफरेंस ये होता है कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से आप उसके हर एटम या हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को नहीं ढूंढोगे, आप जस्ट उसके मेजर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करोगे, जैसे टेम्परेचर को, वॉल्यूम को, प्रेशर को। जबकि एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है जस्ट चूँकि एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, तो आप वहाँ पर उसके वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर को स्टडी नहीं करोगे, बल्कि आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को, उस पार्टिकल की वेलोसिटी को, उसके मोमेंटम को स्टडी कर रहे होगे। और किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यू मस्ट से आपको उसकी इंडिविजुअल एटम्स को पढ़ना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने डिफरेंस टेबल भी बनाया है। सो डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेन्स मैनी पार्टिकल्स, जबकि एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है वो कंटेन फ्यू पार्टिकल, वन और फ्यू पार्टिकल्स। एंड सेकेंड वन के ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली, कि आप एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट हर इंडिविजुअल एटम्स को स्टडी किए बगैर। जबकि एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए आपको डायरेक्टली उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपको हर इंडिविजुअल एटम को स्टडी करना पड़ेगा। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में टेम्परेचर, उसकी प्रॉपर्टीज़ में टेम्परेचर है, प्रेशर है, जबकि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। एंड एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है वो बल्क ऑफ मैटर, मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो बल्क ऑफ मैटर को स्टडी करता है, जबकि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को स्टडी किया जाता है। आगे आता है इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मल फिज़िक्स। अब आप अगर फिज़िक्स की बुक में इस पैराग्राफ को देखोगे तो वो जस्ट एक पैराग्राफ के फॉर्म में मौजूद है, उसमें ये हेडिंग्स नहीं बनी हुई। तो हमने आपके लिए ऐसा किया कि उसमें मौजूद जितने भी टॉपिक्स थे, उसमें मौजूद जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन्हें अलग से हेडिंग्स के फॉर्म में बनाया है,
ताकि उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और उसमें इसमें अब आप देख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसी पैराग्राफ में, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मल फिजिक्स, कि ये जो थर्मल फिजिक्स है उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो थर्मल फिजिक्स जो है ना, वो जहाँ कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हीट ट्रांसफ़र होगा, जिसमें हीट को वर्क में चेंज किया जाएगा, उस सभी जगहों पर आप इस थर्मल एनर्जी की एप्लीकेशन या थर्मल फिजिक्स की एप्लीकेशन को ढूंढ सकते हो। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजन, गाड़ियों के इंजन में, वाटर पम्प्स के अंदर, एयर कंडीशनर में। एयर कंडीशनर भी ऐसे ही करते हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करके उसे जो है ना आउटडोर से रिलीज़ कर देते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, इसी तरह पावर प्लांट्स में, फूड प्रोडक्शन में, एंड स्टीम टरबाइन के अंदर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टेम से स्टीम टरबाइन, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि थर्मल फिज़िक्स में एक्चुअली में जो थर्मल फिज़िक्स इंक्लूड, इसमें दो मेजर फील्ड्स हैं या दो बड़ी इसमें डोमेन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सो क्या थर्मल फिज़िक्स जो है ना, वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को देखते हैं, पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी किया जाता है इसके अंदर, जैसे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में। तो थर्मल फिज़िक्स में दो बेसिक डोमेन्स पाए जाते हैं। एक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक। अब स्टैटिस्टिकल मीन्स यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैकेनिक्स मीन्स मोशन। तो एक्चुअली में इसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बिहेवियर को, उनकी मोशन को स्टडी करने के लिए आप स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के फार्मूलाज को, प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हो। तो बहुत सारे एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर जो मल्टीपल बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उनके मोशन को स्टडी करने के लिए आप स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज को यूज़ करोगे। एंड दिस वन इज़ नाउन एज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। एंड सेकंड वन इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो गैस है, किस तरह से गैस, इट एक्सप्लेन द गैस बाय कंसीडरिंग कांस्टेंट मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो बताती है कि मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। मॉलिक्यूलर एनर्जी, मॉलिक्यूल उनकी एनर्जी के बारे में काइनेटिक थ्योरी, जो आगे एक टॉपिक है, हम उसमें से जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपने ये याद रखना है कि थर्मल फिजिक्स के दो बड़े डोमेन हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड सेकंड वन इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ब्राउनियन मोशन। अच्छा, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे फिज़िक्स के पहले टॉपिक की तरफ, जो है ब्राउनियन मोशन। सो ब्राउनियन मोशन से रॉबर्ट ब्राउन का नाम आपको या ज़हन में आ गया होगा। तो रॉबर्ट ब्राउन एक्चुअली में उसने इस मोशन को डिस्कवर किया था, तो इसी वजह से इस मोशन का नाम ब्राउनियन मोशन रखा। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसकी डिस्कवरी भी देखेंगे। सो ब्राउनियन मोशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिक्विड के या गैस के जो पार्टिकल्स हैं स्पेसिफिकली, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो उसी रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। सो बाय डेफिनेशन ब्राउनियन मोशन इज द रैंडम, इरेगुलर एंड zigzag मोशन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन विद सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। तो हम ये जानते हैं कि गैस के अंदर एंड लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो रैंडम और इरेगुलर और zigzag मोशन कर रहे होते हैं। और ये जो मोशन है वो ऐसी मोशन क्यों करते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो जिस वजह से वो एक तरह से रैंडमली मूव करेंगे। तो दिस मोशन इज़ नाउन एज ब्राउनियन मोशन। एंड ये ब्राउनियन मोशन का जो नाम है वो रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर, जो कि एक बॉटनिस्ट था, बायो के स्टूडेंट्स जानते होंगे, तो उन्होंने इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, और ये साल था 1827। सो एक्चुअली में हुआ ये था कि वो एक सोल्यूशन था जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स को वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि जो पोलन्स हैं वो बहुत तेज़ी से उस मिक्सचर के अंदर, पानी के अंदर मूव कर रहे हैं। तो पहले तो उन्हें ये लगा कि चूँकि ये पोलन्स हैं, मेल स्पोर्स हैं फ्लावर्स के, तो जिस वजह से ये अलाइव होंगे, ज़िंदा होंगे और ये मूव कर रहे होंगे। बट बाद में ये चीज़ कंफर्म की गई कि एक्चुअली में ये पोलन्स मूव नहीं कर रहे थे, वो ये रहा था कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो कि रैंडमली मूव कर रहे थे, तो उसकी कोलिजन की वजह से ये पोलन्स भी उसके अंदर सस्पेंडेड थे, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर सस्पेंडेड थे, तो ये मूव करने लग गए। So this one is known as Brownian motion. So टाइनी पार्टिकल्स जो कि किसी भी लिक्विड में सस्पेंडेड हैं या गैस में सस्पेंडेड हैं, अब उनके साथ जब लिक्विड या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, जैसे कि वो पोलन उस पानी के अंदर मौजूद था, उस सोल्यूशन में मौजूद था, उसके साथ जब ये पानी के मॉलिक्यूल्स टकराए और उनको कोलिजन की वजह से वो पोलन्स मूव करने लगे। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नाउन एज ब्राउनियन मोशन।
सो अब हम यहाँ से पढ़ें कि इनिशियली ही थॉट के पोलन ग्रेन अलाइव थे, लेटर इट वाज प्रूव डैट कि जो मोशन है अकर्ड बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली कोलाइड विद द पोलन ग्रेन। थोड़ा यहाँ से हमें जहन में रखेंगे कि ये ब्राउनियन मोशन जो है ना वो पानी के मॉलिक्यूल्स के मोशन नहीं है, बल्कि उन पोलन्स के मोशन है, या किसी लिक्विड एंड गैस के अंदर जो चीज़ मिक्स हुई हुई है, सस्पेंडेड है, उसकी मोशन उन, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस तो रैंडमली मूव करते हैं, उनके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, बट एक्चुअली में हम यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की मोशन को डिस्कस नहीं करें, बल्कि उस गैस या लिक्विड के अंदर जो सस्पेंडेड मॉलिक्यूल है जिन्हें आपने मिक्स किया है, उन पार्टिकल्स के मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। तो ये चीज़ कंफ्यूज इस पे हमने नहीं होना कि ये गैस की या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की बात नहीं हो रही, बल्कि गैस या लिक्विड के अंदर जो चीज़ मिक्स हुई है या उस पर सस्पेंडेड है उसकी मोशन है, उस उन पार्टिकल्स की मोशन है। और वो मोशन क्यों है? क्योंकि गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, तो जब वो इन टाइनी पार्टिकल जो उनके अंदर सस्पेंडेड थे, उनके अंदर मॉलिक है, मिक्स है, उनके साथ टकराते हैं, तो वो उन्हें भी मूव करवाते हैं, और उनकी ये जो मोशन है वो ब्राउनियन मोशन कहलाती है। सो काजेज ऑफ ब्राउनियन मोशन जो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर हेडिंग है। अब आप देख सकते हो कि फ़िज़िक्स की बुक के अंदर ये जस्ट पैराग्राफ्स की फॉर्म में मौजूद है विदाउट हेडिंग्स। तो हमने ऐसा किया कि उसकी डेफिनेशन को अलग और उसकी डिस्कवरी का एक अलग हमने टॉपिक बनाया, हेडिंग बनाई है। तो इसी तरह काजेज ऑफ ब्राउनियन मोशन के ब्राउनियन मोशन होती किस लिए? सो ब्राउनियन मोशन इसलिए होती है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड आर ऑलवेज मूविंग। जो हमारे पास फ्लूइड है, फ्लूइड मींस गैस एंड लिक्विड, वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं। दे कंटिन्यूसली कोलाइड विद सस्पेंडेड पार्टिकल। तो जो उसके अंदर पार्टिकल्स आपने कुछ भी मिक्स किया, बाय द वे वो जो रॉबर्ट ब्राउन के केस में पोलन थे, तो उन पोलन के साथ वो कंटिन्यूसली टकरा रहे थे, तो उनके टकराने की वजह से पोलन्स में मूव करने लगे। तो ये जो कोलिजन है वो डिफरेंट डायरेक्शन से होती है। तो अनइक्वल कोलिजन में पार्टिकल्स मूव रैंडमली, इसी वजह से वो पार्टिकल्स को रैंडमली मूव करवाते हैं। अब जस्ट इमेजिन डैट कि आपके पास एक लिक्विड है, उसके अंदर कुछ पोलन के पार्टिकल जो है वो मिक्स हुए, उसके अंदर मिक्स हो गए, सस्पेंडेड है। अब होगा ये कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पहले नंबर पे जो पहला पॉइंट है कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते हैं। सो वो मूव करने की वजह से कंटिन्यूसली लगातार उस पोलन के साथ टकराते होंगे। जब पोलन के साथ टकराते होंगे तो पोलन और हर तरफ से टकराते हैं, ऊपर से, दाएं बाएं, आगे पीछे, हर डायरेक्शन से टकराते होंगे। तो वो पोलन्स किसी तरफ से ज़्यादा टकरा रहे हैं, किसी तरफ से कम टकरा रहे हैं। तो ऐसा होगा कि इस अनइक्वल कोलिजन की वजह से, क्योंकि जिस तरफ से ज़्यादा टकरा रहे हैं उसके ऑपोजिट वो मूव करने लग जाएगा, उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। जिसकी वजह से वो पार्टी जो पोलन्स हैं वो भी रैंडमली मूव करने लग जाते हैं। तो उसकी इसी वजह से इस चीज़ को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। अब इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जो ब्राउनियन मोशन है वो रैंडम मोशन होती है, गैस के पार्टिकल्स की तरह, लिक्विड के पार्टिकल्स की तरह, क्योंकि ये उन्हीं के टकराने से, उन्हीं के कोलिजन की वजह से पैदा हो रही है। और दूसरे नंबर पे ये एक जिग जैग पैथ में होती है। जिग जैग पैथ मीन्स कि कोई ऐसा नहीं है कि पोलन या कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल उनमें जो मिक्स हुआ है वो एक्स एक्सिस में मूव करेंगे या वाई एक्सिस में मूव करेंगे, वो किसी भी तरफ जिग जैग पैटर्न में मूव कर सकते हैं। और वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कंटिन्यूसली मूव इसलिए करेंगे क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यू, गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली से टकरा रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। और ये होती किस वजह से? मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से। सो डेमोन्स्ट्रेट मोलेकुलर मोशन। तो अब इससे हमें ये भी मालूम होता है कि या इन पोलन्स की जो मोशन है, जो पोलन्स लगातार मूव कर रहे थे, या कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल जो उसके अंदर आपने लिक्विड या गैस में मिक्स किया हुआ है, जब वो मूव कर रहा है तो इससे हमें जो गैस या फ्लूइड के जो पार्टिकल्स की मोशन भी साबित होती है कि वो जो गैस एंड फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो भी कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इस चीज़ से ये भी साबित होता है। सो नेक्स्ट वन इज़ रिप्रेजेंट रैंडमनेस एंड क्योस। जो ब्राउनियन मोशन है वो रैंडम मोशन एंड क्योस को ज़ाहिर करती है, बेहंगम चीज़ को, एक बेतरतीबी को ज़ाहिर करती है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इसमें जो नेक्स्ट थिंग है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। सो जो पहली चीज़ है जो असरअंदाज होती है ब्राउनियन मोशन पर, वो साइज़ ऑफ पार्टिकल है। अब आपने अगर कोई पार्टिकल, कोई भी
जो भी मिक्स किया है वो बड़े साइज़ का होगा, जैसे रेत का ज़र्रा है। अब रेत के ज़र्रे की जो साइज़ है वो निस्बतन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होगा। तो अब पानी के मॉलिक्यूल जब उसके साथ टकराएंगे तो उसकी जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि किसी पोलन की। तो स्मॉलर पार्टिकल्स चूँकि उनका मास कम होता है तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, और अगर बहुत भारी पार्टिकल्स हैं जिन्हें आपने पानी के अंदर या किसी फ्लूइड में मिक्स किया तो उसके नतीजे में चूँकि वो भारी हैं तो उनकी स्पीड, उनकी मोशन उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो हम इसे एक रिलेशन से लिख सकते हैं कि जो स्पीड इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। तो साइज़ बड़ा होगा तो स्पीड कम होगी। अच्छा, अब आगे विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो विस्कोसिटी हम जानते हैं कि गाढ़ेपन को कहा जाता है। अब कोई लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसके मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो उतनी कम होगी। तो इट मीन्स डैट कि वहाँ उसके अंदर मौजूद जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन भी कम होगी। तो और कोई ऐसा जो मटेरियल जिसका कोई ऐसा फ्लूइड जैसे कि गैसेस हैं उनकी विस्कोसिटी ना होने जैसे होती है, तो अब उनके अंदर कोई मटेरियल या कोई पार्टिकल मिक्स हैं, सस्पेंडेड हैं, तो उनकी मोशन ज़्यादा होगी। तो जैसे शहद के अंदर आप कोई चीज़ मिक्स करोगे, पार्टिकल्स को मिक्स करोगे तो वो तो ऑलमोस्ट मूव नहीं करेंगे या बहुत थोड़ा सा मूव करेंगे, क्योंकि शहद की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से अब हम इसे एक रिलेशन से शो कर सकते हैं कि जो लो विस्कोसिटी है इट मीन्स के लेस रेजिस्टेंस है, कम पतला। कोई भी ऐसा फ्लूइड जो बहुत पतला है तो इट मीन्स के वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के फ्लो में, रेजिस्टेंस मतलब कि जो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ फ्लूइड अगेंस्ट फ्लोइंग। कोई भी फ्लूइड की वो खसूसियत जिसकी वजह से वो बहने में, फ्लोइंग के अंदर मुज़ाहमत करता है, बहने नहीं देता लिक्विड को। लिक्विड की वो खसूसियत जो लिक्विड को बहने से रोकती है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। सो अगर तो लो विस्कोसिटी है इट मीन्स कि बहने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल सस्पेंडेड है वो भी बड़ी तेज़ी से मूव करेंगे। जबकि कोई भी ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो हाई रेजिस्टेंस, मतलब उसमें मुज़ाहमत बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली मूव नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन भी बहुत स्लो होगी, उनकी ब्राउनियन मोशन भी बहुत स्लो होगी। सो नंबर 3, कॉन्टीन्यूस मॉलिक्यूलर मोशन। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा साइज़ ऑफ पार्टिकल्स का साइज़ ज़्यादा तो मोशन भी मोशन जो है उनकी बहुत कम होगी। और अगर पार्टिकल्स का साइज़ मतलब जो बाहर से आपने उसमें ऐड किए, मिक्स किए, उन पार्टिकल्स का साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो मोशन जो है वो काफ़ी कम होगी। और अगर जो है वो पार्टिकल्स का साइज़ कम होगा तो उनकी मोशन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाएंगे। और अगर हमारा लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है, लिक्विड अगर गाढ़ा होगा तो इट मीन्स कि उसके अंदर जो ब्राउनियन मोशन, पार्टिकल्स की ब्राउनियन मोशन बहुत लो होगी। जबकि अगर लिक्विड जो है वो पतला होगा तो उसके अंदर जो ब्राउनियन मोशन है वो बहुत कम होगी। पतला होगा तो ज़्यादा होगी और गाढ़ा होगा तो ब्राउनियन मोशन कम होगी। जो तीसरी चीज़ है वो है कंटिन्यूस मॉलिक्यूलर मोशन। तो ब्राउनियन मोशन प्रूव्स डैट के मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग, कि जो लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ये बात साबित होती है ब्राउनियन मोशन से, क्योंकि ब्राउनियन मोशन जो है वो ब्राउनियन मोशन ये बताती है कि कोई भी आप पार्टिकल्स को किसी गैस या लिक्विड में सस्पेंड करते हो, मिक्स करते हो, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो मूव करने लग जाते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो वो मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ कोई चीज़ टकरा रही है, और वो कौन सी चीज़ टकरा रही है? वो पार्टिकल्स के, उस फ्लूइड के पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। तो इस तरह से ब्राउनियन मोशन जो मॉलिक्यूल्स के मोशन को भी प्रूव करती है। मॉलिक्यूल्स पोजेस अब जो गैस के या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जब वो मूव करते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी मूविंग पार्टिकल्स। जो भी लिक्विड है या गैस है वो उसी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो रैंडमली मूव करते हैं। जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो इन पार्टिकल्स से टकराते हैं, और टकराने की वजह से उनको भी मूव करवाते हैं, जिस चीज़ को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। सो साइड नोट के तौर पर यहाँ पर ये टॉपिक वैसे तो एंड होता है, बट साइड नोट के तौर पर आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि 1905 में आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली ब्राउनियन मोशन को यूज़ किया था, प्रूव किया था। और फिर 1908 में जीन पेरेन, जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था आइंस्टाइन की एप्लीकेशन को या उनके एक्सप्लेनेशन को, और बाद में उन्हें इसी पर 1926 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया।
सो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। तो उम्मीद है कि आपको ने इसमें सीखा होगा और आपने हमारे इस फॉर्मेट को पसंद किया होगा। सो इंशाल्लाह हम इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक भी और इसी तरह करते करते इंशाल्लाह एक दिन जो टोटल बुक है हमारी, हम उसको कवर कर लेंगे और आपको इससे हर टॉपिक का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में, हेडिंग्स के फॉर्म के अंदर, बुलेट्स के फॉर्म में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और इसी तरह जितने भी आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है ब्राउनियन मोशन में, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है ये। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें डेफिनेशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसके काजेस और उसके अलावा फैक्टर्स, तो ये सब अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।